जावेद भट्ट के कत्ल की एफआईआर के नामजद मुलजिम कैसर भट्ट को लीगल तौर पर अभी तक माफ़ी नहीं मिल सकी। कैसर भट्ट और मुकदमे के मुद्दई हमजा भट्ट दोनों अदालत में पेश हुए। तफ्तीश के दौरान अमीर मोसब जावेद भट्ट के कत्ल के मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। जावेद भट्ट के कत्ल की एफआईआर के नामजद मुलजिम कैसर भट्ट को लीगल तौर पर अभी तक माफ़ी नहीं मिल सकी। ज़बानी कलामी तो मामला तो उनके तय हो चुके हैं, लेकिन कैसर भट्ट की एफआईआर से फरागत के लिए अदालत में बयानात होना ज़रूरी है। गुज़िश्ता रोज़ कैसर भट्ट और मुकदमे के मुद्दई हमजा भट्ट दोनों अदालत में पेश हुए, लेकिन हमजा भट्ट की वालदा जो तीफ़ी भट्ट की हमशीरा हैं और जावेद भट्ट के साथ हमले में ज़ख्मी भी हुई थी, वो इस कत्ल की मेन मुद्दइया और गवाह तस्वर की जाती हैं। उनकी अदम मौजूदगी के बायस जज साहब ने दोपहर 2 बजे का टाइम दिया कि 2 बजे सारे फरीक़ैन इकट्ठे हो जाएं, हमजा भट्ट अपनी वालदा को भी ले आएँ, फिर बयानात कलम बंद कर लिए जाएंगे। तयशुदा वक्त से कुछ देर कबल अचानक पता चलता है कि जज साहब शॉर्ट लीव पर चले गए हैं और कैसर भट्ट के हक़ में दिए जाने वाले बयानात मौखर हो जाते हैं। इस बारे में आपसे तफसीली बात करेंगे। उससे पहले आपसे बात करेंगे जावेद भट्ट के कत्ल की एफआईआर के नामजद मुलज़िमों और अमीर बलाच के कत्ल की एफआईआर के नामजद मुलज़िमों के बारे में। जावेद भट्ट के कत्ल की एफआईआर दर्ज होती है कैसर भट्ट और अमीर बलाच के भाई अमीर फाते के ख़िलाफ़। इसी तरह अमीर बलाच के कत्ल की एफआईआर के नामजद मुलज़िम ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट और ख्वाजा अकील भट्ट उर्फ़ गोगी भट्ट हैं। जावेद भट्ट के कत्ल की तफ्तीश जब शुरू होती है, उसको कत्ल करने वाले शूटर तक पुलिस पहुंचती है, उसे गिरफ़्तार करती है, तो जावेद भट्ट के कत्ल की असल कहानी खुलना शुरू हो जाती है। जिस तरह से किरदार सामने आते हैं, तफ्तीश होती है, तो पता लगता है कि कैसर भट्ट और अमीर फाते का जावेद भट्ट के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो दोनों इस कत्ल की ना तो प्लानिंग में शामिल हैं, ना उनके इल्म में है, और ना और इसमें मुलव्वस तमाम शूटर्स और जो दीगर किरदार हैं उनके साथ उनका कोई ताल्लुक़ है। तफ्तीश के दौरान अमीर मोसब जावेद भट्ट के कत्ल के मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आते हैं। अमीर मोसब जो अमीर बलाच से छोटा है, अमीर फाते सबसे छोटा भाई है। पुलिस ने जावेद भट्ट के कत्ल में शामिल तमाम किरदारों को गिरफ़्तार कर लिया। एक किरदार अमीर मोसब है जो बैरून मुल्क फ़रार है। एक किरदार आरिफ भट्टी जो अमीर मोसब का राइट हैंड कह लें या उसका मुलाजम था साहब या उसका बहुत करीबी था, जिसके ज़रिए अमीर मोसब ने जावेद भट्ट के कत्ल की वारदात को अमली जामा पहनाया। उसका भी अभी तक कुछ इल्म नहीं है कि वो कहाँ है, ज़िंदा है, मर गया है या कहीं मफरूर है। अभी तक पुलिस उस तक नहीं पहुँच सकी। इसी तरह अमीर बलाच के कत्ल की एफआईआर में नामजद मुलज़िम तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट, जिन्हें नामजद किया गया था, लेकिन जब तफ्तीश शुरू होती है और तफ्तीश के दौरान चीज़ें खुलने लगती हैं, एहसन शाह गिरफ़्तार होता है और कई लोग बीच में जो सहूलतकार होते हैं वो गिरफ़्तार होते हैं। कुछ रोज़ कबल ख्वाजा तारीफ़ गुलशन की अहलिया का एक करीबी अजीज़ बुलावल, जिसे पुलिस ओमान से गिरफ़्तार करके लाती है। ये तमाम किरदार सामने आने के बाद अमीर बलाच के कत्ल की कहानी भी सारी खुलकर सामने आ जाती है। और इस तमाम तर तफ्तीश के दौरान एफआईआर के नामजद मुलज़िम गोगी भट्ट के बारे में कहीं भी ये साबित नहीं होता कि उसका अमीर बलाच के कत्ल से कोई ताल्लुक़ है। ठीक उसी तरह जिस तरह कैसर भट्ट और अमीर फाते जावेद भट्ट के कत्ल में बेगुनाह हैं, इसी तरह पुलिस अफसरान के मुताबिक हमारी तफ्तीश में अमीर बलाच के कत्ल में गोगी भट्ट भी बेगुनाह ही है। अमीर बलाच के कत्ल का मास्टरमाइंड तीफ़ी भट्ट को करार दिया गया है,
लेकिन अभी तक तीफी भट्ट जो बैरून मुल्क है, मफरूर हैं, वो गिरफ्तार नहीं हो सके। वो भी अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं। मेरा इस बारे में बात करने का मकसद ये है कि जब पुलिस के सामने तमाम तर तफ्तीश बिल्कुल वाज़े है, तमाम किरदार सामने आ चुके हैं, पुलिस अफसरान ये भी जानते हैं कि कैसर भट्ट और अमीर फाते दोनों बेगुनाह हैं। अमीर बलाच के कत्ल में गोगी भट्ट बेगुनाह है। तो पुलिस अफसरान अपनी तफ्तीश में इन बेगुनाह मुलज़मों को मिसल में बेगुनाह लिखते क्यों नहीं हैं? उनकी बेगुनाही को सफ़ाए मिसल का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? ये चीज़ें समझ से बालातर हैं। मेरे ख़्याल में पुलिस को चाहिए कि जिसका जो किरदार है उसको सफ़ाए मिसल का हिस्सा बनाया जाए, और अगर कोई इन कत्लों में शामिल नहीं है तो उनके भी बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ पुलिस का होना चाहिए और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या, तकरीबन हर केस में ही, माजी में भी देखने में आया, चाहे जो भी कोई केस हो, पुलिस इस चीज़ का भार उठाती ही नहीं। अगर पुलिस किसी को बेगुनाह लिखती है तो वो कहते हैं कि जी हमारे पाँव जलते हैं, हम इसमें लिख नहीं सकते, हम पर इल्ज़ामात लग जाते हैं कि रिश्वत लेके बेगुनाह लिख दिया है, इसलिए हम अपनी तफ्तीश लिख के ऐसे मुलज़मों को खाना नंबर 2 में डाल देते हैं। खाना नंबर 2 में डालने का मतलब ये है कि पुलिस मुलज़मों को अदालत के रहमो करम पर छोड़ देती है। खैर, अभी तक एक बेगुनाह अमीर फाते वो जावेद भट्ट के कत्ल में अभी तक नामज़द है। इसी तरह दूसरा कत्ल अमीर बलाच का, उसके कत्ल का एक मुलज़म गोगी भट्ट जो बेगुनाह है वो भी उसमें अभी तक शामिल है। दोस्तों, कैसर भट्ट तो अपने तौर पर अपने बड़ों के कहने पर मकतूल जावेद भट्ट के अहल खाना को सफाई दे चुका है, अपनी बेगुनाही के बारे में यकीन दिला चुका है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आने वाले वक्त में कभी भी कहीं भी कैसर भट्ट की जावेद भट्ट के कत्ल में कहीं ऐसा पाया जाए कि वो मुलव्वस है तो जो सज़ा बनेगी उसका कैसर भट्ट हकदार होगा। कैसर भट्ट के बड़े बुज़ुर्ग सुहेल शौकत भट्ट, शफकत भट्ट और बग्गा भट्ट वगैरह के बारे में आपको बताऊं कि इन ख़ानदानों का ताल्लुक़ ट्रक्का वाला ख़ानदान के साथ अमीर बलाच के दादा के ज़माने का ताल्लुक़ है। बिल्ला ट्रक्का वाला का सुहेल शौकत भट्ट के वालिद शफकत भट्ट और बग्गा भट्ट एक पीला भट्ट वसीन गांव का बहुत मशहूर किरदार रहा है। उनके साथ बहुत गहरा और फैमिली मरासम थे, इनके साथ बहुत वक्त गुजरा है। सुहेल शौकत भट्ट के वालिद शौकत भट्ट साहब, शफकत बग्गा बीला वसीन वाला, इनका इस ख़ानदान के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ था, बहुत मेल जोल था, बड़ा पुराना ताल्लुक़ था। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है 30-31 साल पहले की बात है, कोई शफकत भट्ट और बग्गा भट्ट ये अपनी जीप पर गनमैनों के साथ जा रहे थे तो लोअर माल के इलाके में एक इंस्पेक्टर करामत भट्टी SHO तैनात थे। उन्होंने इनको गिरफ़्तार किया था गनमैन्स बग़ैर लाइसेंस के असला के जुर्म में। और उस वक्त टीपू ट्रक्का वाला जो अमीर बलाच का वालिद था, उसने शफकत भट्ट और बक्का भट्ट जो है उनकी सिफारिश भी की, उनकी ज़मानतें भी करवाईं और उनका असला भी वापस दिलवाया था पुलिस से। फिर एक टाइम ये भी आया कि टीपू पर जब ईवान अदल में अटैक होता है तो उस हमले का जो FIR दर्ज होती है उसमें शफकत भट्ट उर्फ बग्गा भट्ट को भी नामज़द किया जाता है। वजह क्या बनती है? टीपू ने किसी पुलिस अफसर से बात की थी, पुलिस अफसर को कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हुई थी, उसमें शफकत भट्ट और बग्गा भट्ट ने मेरा साथ नहीं दिया था, मुझे छोड़ दिया था, इसका ताल्लुक़ तीफ़ी भट्ट वगैरह के साथ भी था, तो मैंने उस पादाश में या उस रंजिश में या उस गुस्से में इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई थी। लेकिन उसके बाद उनके मामलात आपस में ठीक हो गए थे। शफकत भट्ट उस FIR में बेगुनाह हो गया था, बरी भी हो गया था अदालत से। तो बात करने का मकसद ये है कि बग्गा भट्ट, सुहेल शौकत भट्ट वगैरह ये लोग उनके बहुत करीबी थे, बिल्कुल ठीक इसी तरह जिस तरह से कैसर भट्ट अमीर बलाज और अमीर मौसफ के करीब था। वो लोग भी
अमीर मौसफ वगैरह को कन्वेंस कर सकते हैं इस मामले की सुलह के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। कामयाब क्या नहीं हुए, दुबई भी गए हैं कि अमीर मौसफ और उसकी फ़ैमिली के दीगर अरकान से मुलाकात हो जाए, लेकिन उनसे मुलाकात तो दूर की बात है, उनके साथ राब्ते करने में बहुत दुश्वारी आती रही है। और बिलाखिर अगर राब्ता हुआ भी है तो उन्होंने सुलह करने से इनकार कर दिया है। बात फिर वही इस केस के हवाले से, इन दोनों ख़ानदानों के हवाले से मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि दोनों ख़ानदानों के दरमियान एतमाद की कमी है। उन्हें इस चीज़ पर यकीन नहीं है कि सुलह होने के बाद भी सुलह हो जाएगी, सुलह रहेगी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये ख़दशात हैं जो दोनों ख़ानदानों के दिलों में हैं। जब तक ये ख़दशात, ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे, ये सुलह तोड़ चढ़ती हुई नज़र नहीं आती। दोस्तों, आपसे बात की है मैंने शुरू में कैसर बट की माफ़ी के बारे में। तो कैसर बट और हमज़ा कल सुबह अदालत में पेश हुए थे। अदालत में जब पेश हुए तो जज साहब ने पूछा हमज़ा की वालदा के बारे में कि वो आई हैं, तो उन्होंने बताया कि वो मौजूद नहीं हैं। हमज़ा बट की वालदा वो उस जावेद बट के जब मर्डर हुआ है उसमें ज़ख्मी भी हुई थी, और इस कत्ल के जो मेन किरदार हैं, मेन मुद्दइया हैं, मेन गवाह हैं, वो वही हैं। जिस पर जज साहब ने कहा कि दोपहर 2 बजे आप अपनी वालदा को भी ले आएँ और तमाम फरीक़ैन इकट्ठे हों तो दोपहर 2 बजे बयानात कलमबंद करवा कर इस मामले को निपटा दिया जाएगा। वहाँ से वो सब अपने अपने घरों को चले गए। दोपहर 2 बजे हमज़ा बट अपने तमाम दोस्तों और वालदा को लेकर घर से जब निकलने लगे बयानात कलमबंद करवाने के लिए, और दूसरी जानिब कैसर बट भी तैयार थे अदालत पहुँचने के लिए, तो अचानक उनके वकला की जानिब से इतला मिलती है कि वो अदालत ना आएँ, क्योंकि अचानक कुछ मसरूफियात की वजह से जज साहब शॉर्ट लीव पर चले गए हैं और उन्होंने बयानात अगली तारीख पर लेने का कह दिया है। अब अगली तारीख उन्होंने दी 2 दिन की। 2 दिन, कल आने वाला दिन हफ्ता, कल दोबारा तलब किया है दोनों फरीकैन को, और कल अदालत में उम्मीद है कि हमज़ा के और उसकी वालदा के बयानात कलमबंद हो जाएंगे और कैसर बट की, जावेद बट के इस कत्ल से जान छूट जाएगी। देखते हैं अब आगे के मामलात किस तरफ जाते हैं। अब जब कैसर बट इस कत्ल के मुकदमे में क्लियर हो जाता है, उसके बाद कैसर बट की तरफ से और उसके जो बड़े हैं दीगर, जिनके कहने पर कैसर बट ने अमीर मौसफ वगैरह का साथ छोड़ा या अपने तौर पर ख़ुद ही इस जावेद बट के कत्ल से जान छुड़वा ली है, वो आगे मज़ीद कोशिश करेंगे तीफ़ी बट और ट्रक्का वाला ख़ानदान के दरमियान सुलह के लिए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।